अच्छा इससे पहले हम अरबपतियों की बात कर रहे थे and I was trying... No, we did not start that. You and I were talking about it. We were talking about it and मैं हुमा को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पति कुछ और होता है और अरबपति कुछ और होता है, और पति अगर अरबपति हो तो बहुत अच्छी बात है। हमें क्या पता है ऐसी बातों में। लेकिन बात ये हो रही है कि ज़ोहरान ममदानी को मेयर न्यूयॉर्क बनने से रोकने के लिए, आपको पता है क्या, 26 अरबपतियों ने जोर लगाया इन्हें रोकने के लिए, करोड़ों डॉलर्स खर्च किए। सिर्फ 2 अरबपतियों ने हिमायत की इनकी, सिर्फ 2। 26 ने इनकी मुखालफत की, 2 ने इनकी हिमायत की। जीत में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार की एक रिपोर्ट आ गई है जिसमें बहुत से इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद $15 लाख दिए। क्या होगा जिन जिन ने इनके अगेंस्ट इन्वेस्ट किया होगा। कल पूरी एक मैं लिस्ट पढ़ रही थी, मतलब कि हम तो उसको कन्वर्जन में डालें तो अरबपति ही, इसीलिए हम कह रहे हैं करोड़ों अरब लगाए हैं। लेकिन हुआ क्या, जिसने बनना था वही मेयर बना, और जिन 2 ने बेचारों ने जिन्होंने हिमायत की होगी उनको तो बड़ी अच्छी बात लगी होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस आई है। तो जी ये हो रहा है। और ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ सिमंस और गिटहब के शरीक बानी हैं टॉम पीटरसन वर्नर, इन्होंने हिमायत की। एलिज़ाबेथ सिमंस ने 2.5 लाख और टॉम पीटरसन ने $20,000 तक अतिया किया था। लेकिन ये लिटरली $20,000 कुछ भी नहीं था एज कम्पेयर टू इनके मुखालिफिन को जो बिलियनियर्स पैसे दे रहे थे टू रन द कैंपेन। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर अब ट्विस्ट ये आया है स्टोरी में। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए हैं। पॉलिसी यू टर्न उन्होंने ले लिया है, और यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया है। वैसे पता है ये बातें मुझे अच्छी लगती हैं कि अगर यस, दूसरा ये कि कितने वो एंटी थे, कितने अगेंस्ट थे, कहते जी हम फेडरल फंडिंग खत्म कर देंगे न्यूयॉर्क को, मतलब क्या क्या स्टेटमेंट्स उस तरफ से आ रही थी। लेकिन अब वो बन ही गए हैं तो उनको वेलकम भी कर लिया है। थोड़ा सा ये वाला जो स्पिरिट है ना, वी नीड इन दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, कि दुश्मनियां फिर खत्म करनी पड़ती हैं जब अगला जीत ही जाए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। ट्रंप का अपना अंदाज होता है ना, बहुत ज्यादा उन्होंने कोई ये नहीं है कि आप आइए 100 बिस्मिल्लाह वाला सीन नहीं है, वो वाला नहीं है, बट ओके वर्किंग रिलेशनशिप तो बन सकती है ना। या मे बी उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, ये चलो फिर देख लेते हैं। हाँ, तो बड़ी मोहतात तरीके से उन्होंने बात की और साथ साथ ये भी कहा कि ही शुड बी रिस्पेक्टफुल ऑफ वाशिंगटन डीसी। और उन्होंने कहा कि उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, विक्ट्री स्पीच जो थी, इट वाज वेरी एंग्री। हालांकि वैसे तो एंग्री तो नहीं थी, मतलब कि जज्बात से भरपूर, जज्बात से भरपूर होनी क्यों नहीं चाहिए थी। 26 अरबपति अगर उनके अगेंस्ट सारी इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2 इनकी हिमायत में है, बिल्कुल डिसरप्ट किया इन्होंने सिस्टम, और फिर वो बन जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ इमोशन तो आ ही जाएगा। जब अगेंस्ट ऑल ऑड्स आप जाते हैं और फिर जीतते भी हैं, और आपको इस सफ़र में भी बहुत से लोग समझाते रहे हों कि अपनी मुस्लिम शनाख्त को उस तरह से प्रोजेक्ट ना करो, प्रमोट ना करो, और बहुत से मामलात के जैसे इसराइल के खिलाफ बात ना करो, तनकीद ना करो, ये सब कुछ होने के बावजूद जब आप जीतते हैं तो जाहिर है मायामी बिजनेस फोरम से खिताब में ट्रंप एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र करना ना भूले। मतलब वो उनको बड़ी फेवरेट उनका पार्ट है, वो करते रहते हैं इसकी बात। और उनका कहना था कि हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए, उन्होंने 8 पे चले गए वो, और दोनों एटमी ममालिक की जंग जो है वो टैरिफ की मदद से उन्होंने रोकी है। या क्या कहा देखें। सो वो ट्रेड और बिजनेस की मदद से किस तरह उन्होंने इस तनाज़े को ख़त्म कराया, इस जंग को रोका, वो आपको पता है। बरमला मुतअद्दिद दफ़ा दर्जनों मरतबा पहले भी इसका क्रेडिट ले चुके हैं, बता चुके हैं, और एक मरतबा फिर उन्होंने ये क्रेडिट ली। अच्छा, लंदन के मेयर, अब आपको पता है ना कि 2 जो हैं साउथ एशियन डिसेंट के मेयर्स ऑफ 2 वेरी पॉपुलर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, लंदन और न्यूयॉर्क के साउथ एशियन डिसेंट मुसलमान। अब ऑब्वियसली उनका भी कुछ कहना था, लेट्स हियर दैट आउट। ऑलराइट, तो ये तो थी सादिक खान साहब की गुफ्तगू। हमने सोचा वी शुड ब्रिंग यू अप टू स्पीड कि क्या कल से अब तक हुई हैं डेवलपमेंट्स, बट या सीम्स लाइक एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा, जो ज़रूरी भी है। लेकिन बात वैसे हमारे यहाँ वर्किंग रिलेशनशिप बना अभी तक केपी और वफाक में? देख लेते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि आपको बताएं कि 1-1.5 साल से कभी हाँ कभी ना करती हुकूमत ने आखिरकार अब खुल कर
27वीं तरमीम लाने का ऐलान भी कर दिया। इसके बारे में हम एक्चुअली परसों से बात भी कर रहे थे। नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नहीं बट अब इसके बारे में बात हो रही है। साफ नजर आ रहा है कि मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी के लिए पूरा प्लान जो है वो तैयार है। ज़राए बता रहे हैं कि आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। और स्पीकर कौमी असेंबली की नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी क्या नहीं दिया जा रहा, टाइम बिल्कुल नहीं है। 14 नवंबर इज लाइक राइट अहेड, राइट देयर, एंड ट्रैवल बंद कर दिया गया है। शुक्र करें कि आप नहीं हैं कोई मेंबर कौमी असेंबली, वरना हम कहीं ना जा, वैसे हम तो जैसे जा रहे थे ना कहीं। अच्छा जी, इस सारे मामले में ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है पहले वो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में। ज़ाहिर एक मुख्तसर सी मगर एक अलग आईनी अदालत जिसमें हर सूबे की नुमाइंदगी होगी, एक तो ये सजेशन है जो है। दूसरी है कि इलेक्शन कमीशन में तैनाती में डेडलॉक हो जाता है। अब ये डेडलॉक की सूरत में किसी तीसरी उस इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। उसके बाद केपी के इलेक्शन में ताख़ीर हुई थी, उसकी वजह से आईनी पेचीदगियाँ होने का इम्कान है। उस चीज़ को, उस अनामली को जो है दूर किया जा रहा है ऐसे कि वो जो 1.5 साल का वक्फा हुआ है तो उसमें उनकी टर्म भी पूरी हो और कोई आईनी पेचीदगी ना हो। उससे जो है सेनेट के अंदर इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन जो हाउस के ज़रिए होते हैं, आप देखें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और दूसरे इलेक्शन होते हैं, उनमें कोई पेचीदगियाँ ना आएँ, तो वो सुकम जो है वो दूर करना है। और फाइनली जो है ना, जो आर्टिकल 243 में जो दफाई तकाज़े अब बदल रहे हैं, बदल गए हुए हैं, तो मशावरत की जा रही है कि उसमें अमेंडमेंट जो है लाई जाए, जो है वो कंसेंसस से होगी। 27वीं आईनी तरमीम में NFC अवार्ड में भी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। राना सनाउल्लाह हमारे ही प्रोग्राम में कह चुके हैं कि वफाक और सूबों के माली मामलात में तवाज़ुन ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी इस मामले में काफ़ी हसास पहले तो रही है, अब कितनी हसासियत दिखाती है दैट इज़ येट टू बी सीन। माजी में वो इस पर बात करने के भी रवादार नहीं थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज से इसी का इजलास तलब कर रखा है। लगता यही है कि मामला आज वाज़े हो जाएगा। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है पता तो लग ही जाएगा। अलबत्ता हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM ने 27वीं तरमीम को वक्त का तकाजा करार देते हुए खुली हिमायत का ऐलान कर दिया है। जहां तक 27वीं तरमीम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि हुकूमत ने आपसे रब्ता किया, हमने खुद हुकूमत से रब्ता किया था और पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हमारे वफ़द की मुलाकात हुई थी और हमने इस हवाले से बात की थी। तो जो हुकूमत के जानिब से हुकूमत ने मशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू सामने आई, जो अंदाज़ा हमने लगाया उसमें यही है कि ये 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। इसके मज़ीद तकाज़े क्या होंगे वो आप पूछ सकते हैं वज़ीर कानून से। जब भी इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है ना, आपको पता है फैसल वाडा दोबारा मंजर आम पर आ जाते हैं कुछ दिन के लिए। जरा उन्होंने भी तरमीम की मंजूरी के लिए काफी सरगर्म, मतलब कहते तो हैं वो रहे हैं। अब क्या कहना था उनका ये भी देख लें। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उनको वो देखेंगे। लेकिन नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ। पाकिस्तान की बका, सलामती और तरक्की, कामयाबी की बात है। मेरी तो जितनी भी छोटी मोटी मालूमात होती है वो मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ, आप लोगों से भी कर लेता हूँ, कभी 6-8 महीने साल पहले भी कर लेता हूँ। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ। सो फैसल वाडा साहब ने अभी अब ये नोट कर लीजिए कि वो 27वीं की बात तो कर ही रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 27वीं की बात तो मैंने पहले ही कर दी थी, अब मैं 28वीं के लिए तैयार खड़ा हूँ। सो या बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं PTI के इस मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में, ये सुन लीजिए। पूरे मुल्क में गूंज है, एक तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनापी है, आइन के रूह के मनापी है। हुकूमत होश के नाउन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। ऑलरेडी डेमोक्रेसी बड़ी फ्रेजल है, आपके आदलिया पे आवाम का कोई एतमाद नहीं रहा।
चलें, आपने अब सबको सुन लिया है, इस पे अब ज़रा बात भी कर लेते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये बताइएगा, 26वीं तरमीम में हुकूमत को जल्दी ये थी कि जजेस की रिटायरमेंट सर पर थी और एक डेडलाइन थी, सो दैट मेक्स सेंस। 27वीं तरमीम के लिए अचानक जो गहमा गहमी हो रही है, दावा किया जा रहा है कि 1-2 हफ्ते में ही सब कुछ हो जाएगा, तो इस दफ़ा इतनी जल्दी क्या है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे किसी की रिटायरमेंट के हवाले से जो है वो जल्दबाजी की गई थी, कतई नहीं। और जो जिस तरह मफरूज़ों पे तमाम तर बातें पेश की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से, वो हकीकत तो साबित नहीं हुई। इसी तरह मेरे ख़्याल से जो प्रोपेगेंडा इस्तेफ़ा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, वो भी कामयाब नहीं होगा। ज़ाहिरी बात है कि एक प्रोसेस है और इस दफ़ा कोई जल्दबाजी नहीं है किसी हवाले से। प्रॉपर कंसल्टेशन होगी कमेटीज़ में, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं मुतलका हाउसेस की, वो बिल्कुल इसको एक पूरा जो है थ्रेड बेस्ड डिस्कशन उन्होंने जो करनी है इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँ कि एक जो स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन है, जो पिछली दफ़ा भी हुई थी, क्योंकि सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी, और इवन अदरवाइज़ जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी इंगेज किया गया था, उनको भी ड्राफ्ट पिछली दफ़ा दिया गया था। तो ये नहीं है कि स्टेक होल्डर्स की इनपुट नहीं थी। ज़ाहिरी बात है कि सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स की इनपुट थी, लेकिन ये काम मुकन्नना का है और उस पर टाइम लाइन नहीं आप लगा सकते। मैं ये समझता हूँ कि टाइम लाइन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये काम काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ जो है चल रहा था, अनऑफिशियली कह लें, यू नो, इन द कॉरिडोर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एंड ऑफ कोर्स तमाम तर इशूज़ पे जो है वो बातचीत चलती रहती है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसको बिल्कुल टच नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसी मुक़द्दस चीज़ है जिसके अंदर जो है चेंजेस नहीं लाए जा सकते। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ कानून में, आइन में बेहतरी दरकार होती है, और यही हमारा काम है बसीयत पार्लियामान और बसीयत लेजिस्लेटर्स के हम कानून में और आइन में बेहतरी लेके आएँ। और इसी हवाले से हमारी इत्तेहादियों के साथ जो है डिस्कशंस, और जो मेन बड़ा इत्तेहादी है उसके साथ हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही है। कल उनकी CEC का इजलास है, वो क्या जो है इस पे राय रखते हैं। ज़ाहिरी बात है कि उनकी CEC जब होगी उसका जो नतीजा आएगा वो आपके सामने होगा, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो और इसके ऊपर जामे जो है गुफ्तगू हो, और जो भी इनपुट्स आती हैं कमेटी के मेंबरान की तरफ से, अरकान पार्लियामेंट की तरफ से, उनको मलूज़े खातिर रखा जाए और उसी तरह आगे प्रोसीड किया जाए। बैरिस्टर साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तज़ाद आपकी गुफ्तगू में भी है। आप कह रहे हैं बिल्कुल जल्दी नहीं है, थॉरो डिस्कशन होगी, सबसे बात होगी, लेकिन साथ ही साथ ज़राए हमें भी बता रहे हैं कि बस 14 नवंबर तक दोनों अवानों से पास करानी है। और अगर जल्दी नहीं है तो फिर ट्रैवल करने दें अपने अरकान पार्लियामान को। ज़राए के मुताबिक उनका भी तो आना जाना आप लोगों ने बंद किया हुआ है ना। सबको इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की हुई है, तो जल्दी तो है सर। अब बता दीजिए कि वज़ीर आज़म, स्पीकर साहब और दीगर लोग बड़े मुतहर्रिक नज़र आ ही रहे हैं क्लियरली। इत्तेहादियों, अपोजिशन, सबके साथ आप लोग इत्तफाक़ राय की कोशिश तो करेंगे, लेकिन असल ट्रम्प कार्ड आपको भी पता है पीपल्स पार्टी के पास है। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? वो उनको मुसव्वदा दिया गया था, अंदरूनी डिस्कशन वर्किंग ग्रुप में उनके हो चुकी है, पीपल्स पार्टी से आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी? उनके CEC के इजलास में आज आपको इम्कान है कि हाँ मिल जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपको? देखिए, जिस तरह आज उनकी CEC है, उनकी CEC से जो भी जवाब आएगा वो बिल्कुल काबिल एहतराम है, और मैं समझता हूँ कि वो बड़े इत्तेहादी हैं। हम दीगर इत्तेहादियों के साथ भी एंगेज कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे कि अपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनके साथ भी एंगेजमेंट हो, और उनको भी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस जो डेवलप करना है हमने इस तमाम तर मामले के ऊपर, वो किया जाए। इसमें नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे या नफ़े नुकसान की बात नहीं है। ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और नेशनल कॉज है इस तमाम तर मामले के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह अपोजिशन ने सियासी बयानबाजी से काम लेना शुरू कर दिया है और सियासी बयान जारी कर रहे हैं, कुछ देखे बगैर, कुछ डिस्कस किए बगैर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो ले होगी बसीयत पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, उनके पास मौका होगा अपनी राय देने का, और उसके साथ साथ जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, वहाँ पे आके वो अपनी राय दें। जो आवाम उनसे एक्सपेक्टेशन भी
रखती है, क्योंकि यही काम है हमारा एज लेजिस्लेटर्स, और हम बिल्कुल आइन और कानून में जो बेहतरी होती है वो वक्त के साथ साथ हम लाते रहते हैं। यहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो भी मौक़िफ़ होगा, जो भी उनके डिसीजन होगा CEC का, वो देखा जाएगा। लेकिन इस तमाम तर मामले पे जो है गाए बगाए काम जारी सारी रहता है। कानून और आइन में जिस तरह मैंने पहले कहा उसमें बेहतरी वक्त के साथ दरकार होती है, और उसी पे आप एक कॉन्स्टेंटली काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दिस इज़ आवर जॉब, दिस इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज लेजिस्लेटर्स के बसीयत अवामी नुमाइंदा होने के नाते, बसीयत मेंबर नेशनल असम्बली होने के नाते या सेनेटर होने के नाते ये हमारा काम है। कानून साजी, आइन साजी और कानून में जो बेहतरी होती है, जो आप उसको अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो लाना ज़रूरी होती है। With the passage of time is important as well, sir. अच्छा, चले आगे चलते हैं। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि इस तरमीम की तफसीलात ऑब्वियसली कोई शेयर करेगा तो हमें पता चलेंगी, लेकिन ये बात तो सामने आ चुकी है कि NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की कटौती होनी है। अब ऑब्वियसली पंजाब इज़ अ बिग स्टेक होल्डर, तो क्या पंजाब हुकूमत इस पर ऑन बोर्ड हो चुकी है? ये ज़रा हमें समझा दें। देखिए, NFC के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। मेरे ख्याल से उसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए इस तमाम तर मामले को, कि वफाक के ऊपर जो बर्डन है, वफाक 57% जो शेयर है वो सूबों को दे देता है, और उसी हवाले से वफाक ने फिर अपने आप को भी सस्टेन करना होता है। वफाक के ऊपर पेंशन्स का भी बर्डन है, वफाक ने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, वफाक ने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी होती है। तो ये तमाम तर ऐसे इशूज़ हैं, और वफाक ने लोन्स भी वापस करने होते हैं। और जो सूबों में PSDP के ऊपर काम हो रहा है, या PSDP के थ्रू जो काम होता है, वो काम तो सूबों में होता है, और सूबे सेल्फ सफिशेंट हैं काफ़ी हद तक। वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन करते हैं, ये पैसे लेने के अलावा भी उनकी रेवेन्यू जनरेशन होती है। तो कम से कम ये एक ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है जिसको डिस्कस होना चाहिए, जिसके ऊपर एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और सूबों को देखना चाहिए कि खाली ये बात नहीं है कि वफाक जो है वो तमाम तर ख़र्चे अखराजात बर्दाश्त करे, और ये सूबों को जब मुंतकिल हो जाएँ तो फिर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी ना हो, फिर उसके ऊपर कोई चेक भी ना हो। आई थिंक ये देखने की ज़रूरत है इस तमाम तर मामले के ऊपर, और इसके जितने भी सेलिएंट फीचर्स हैं वो आपके सामने हैं, आउट इन दी ओपन है, पब्लिक डोमेन में हैं। जो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं उसके जो सब्जेक्ट मैटर है वो आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा NFC के हवाले से कि NFC को जो है ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, और इसी हवाले से वफाक पे जो बर्डन है उसको किस तरह जो है बेहतर मज़ीद जो है उसमें कमी भी लाई जा सकती है, और सूबों को जो है अक्रॉस द बोर्ड एक जो इक्वल शेयरिंग है ऑफ द बर्डन वो होनी चाहिए। शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील साहब। लेकिन एक बात बहुत अहम यहाँ पे भी है कि अक्सर हमने देखा है आजकल काफ़ी हुकूमती लोग कह रहे हैं कि कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं है, लेकिन आईन की एक सैंक्टिटी है, आसमानी सहीफ़ा नहीं है, और सर्टनली उसमें तब्दीली की जा सकती है और तब्दीली की जानी चाहिए वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जल्दबाजी में अगर तब्दीली की जाए किसी भी मामले में, ये नहीं हम कह रहे कि इस मामले में जल्दबाजी की जा रही है, लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई भी काम किया जाए और ठीक काम भी हो लेकिन बहुत जल्दी हो रहा हो तो उस पर फिर सवालात होते हैं। सर्टनली आईन को चेंज करना इतना लाइटली भी नहीं लेना चाहिए, मतलब इसके बड़े दूररस नताइज और असरात होते हैं मुल्कों और कौमों पे, इसलिए हम इस पे एटलीस्ट बात करते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे। राइट, बड़ा जी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। मुल्क ने तरक्की करनी है, आपको पता है, तो ख़वातीन को ज़िंदगी के तमाम तर शोबों में तरक्की के यकसा मौक़े देना होंगे। और कभी कभार हमें लगता है कि हमें ये लिटरली बताने की अभी ज़रूरत है, मतलब दुनिया किधर जा रही है और हम समझा रहे हैं अभी तक। तो अगरचे इस मामले में बेहतरी आ रही है, बहुत आहिस्ता आ रही है, हमारी ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं, लेकिन फिर बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि अभी रिसेंट अब्दुल्ला जब मैं नहीं थी तो आप ही ने एक खबर दी थी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, वहाँ भी एक रूलिंग आ गई थी, मतलब उसमें केस हमने डिस्कस किया था आपसे तफसील के साथ, जिसमें केस में वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी के रिमार्क्स रिपोर्ट हो रहे थे, जिसमें उनका ख्याल था कि 35 साल के बाद औरतें हार्मोनल हो जाती हैं और वो जहनी तवाज़ुन खो बैठती है। मतलब अंदाजा करें कि एक वाइस चांसलर अगर ये सोच भी है और उसके बाद ये सोच होती है तो इंसान चुप रह जाता है, छुपाता है थोड़ा सा, नहीं ही इज सेइंग इट, ही डजंट इवन नो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। और भी बहुत सारे केसेस हैं, जिस तरह एक आईटी
कंपनी ने मटर्निटी लीव पर मौजूद एक खातून को नौकरी से फारिग कर दिया, जिसका फैसला फिर अल्टीमेटली उस खातून के हक में ये भी आपको बताना चाहते हैं बिफोर वी हेड ऑन टू आवर गेस्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिनफी फ़र्क के मामले में आलमी इंडेक्स पर पाकिस्तान दुनिया के 149 मुल्कों में से कौन से नंबर पे है? गेस करें। 148, मतलब वी आर एट हम बॉटम से जो है वो टॉप कर रहे हैं, नीचे से हम सेकंड नंबर पे हैं। जी बिल्कुल। से बराए तहफ़्फ़ुज़ हरासानी फौजिया वक़ार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम शुरू करते हैं। हरासानी या हरासमेंट, इससे क्या मुराद है? हरासमेंट के दो पहलू हैं। एक तो जिनसी तकाजे करना, रिक्वेस्ट फॉर सेक्शुअल फेवर्स, बातें करना, रिमार्क्स देना, कई दफ़ा फिजिकली टच भी करना। हमारे यहाँ चाय का भी बहुत इसरार होता है, वो चाय का इसरार होता है और बाहर जाके पिएं, और फिर वो सोशल मीडिया पे गुड मॉर्निंग भी रोज़ होता है, मतलब वो भी हो रहा होता है, गुड मॉर्निंग बहुत ज़्यादा। सो मेरे घर बहुत सारे लोग इमीडिएटली पेशकश कर जाते हैं कि मेरे घर आएँ, बड़ा अच्छा घर है मेरा, ये वो इस टाइप की, मगर वो कुछ लोगों को करते हैं, सबको नहीं करते। हाँ। तो एक तो ये है जिनसी तकाजे, और दूसरा जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करना, जैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, किसी भी एक जिन्स की को तफरीक करना या डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ये सबके लिए हो सकता है, मर्दों, औरतों, ट्रांसजेंडर सबके लिए हो सकता है, मगर ख़वातीन के साथ ये ज़्यादा होता है। जैसे आपने अभी स्टैट्स भी दिए, सिमिलरली हमारी उससे भी नज़र आता है जो हमारी लेबर फोर्स है उसमें सिर्फ 22% ख़वातीन हैं और उसमें से 50% से ऊपर अनपढ़ ख़वातीन हैं। ये बड़ा एक मसला है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ख़वातीन को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं दी जाती, ये सब कुछ आता है हरासमेंट के ज़रिए। सबसे ज़्यादा केसेस फौजिया साहिबा आपके पास क्या आते हैं? बिकॉज हम इधर बैठे हुए जहाँ हमारा तो एक काम है कि हम ऑन अ रेगुलर बेसिस इसकी बात कर रहे होते हैं, और कभी कभार हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि अब दुनिया को समझ आ गई होगी, अब लोगों को पता चल गया होगा, मतलब वी विल इट टू हैपन बट इट डजंट रियली हैपन लाइक दैट। इट डजंट हैपन, इन फैक्ट द एक्सटेंट ऑफ सेक्सिज्म जिसे हम कहते हैं, यानी कि ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पे एक राय रखना कि वो या इन्फीरियर हैं या उनका काम है कि घर में बैठ के काम बच्चे देखें, और बहुत सारे तासुरात ख़वातीन के बारे में अभी इतने अलाइव और प्रेवलेंट हैं कि आपने ख़ुद ही देखा कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हज़ारों बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो इस तरह के रिमार्क्स एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स मुख्तलिफ फोरम्स पे दे रहे हैं। तो मैसेज क्या जा रहा है सबको? सीख क्या रहे हैं बच्चे कि ख़वातीन हार्मोनल हैं, इर्रेशनल हैं, इम्बैलेंस्ड हैं, यू कैन बी काइंड टू देम और यू कैन नॉट हायर। अच्छा, एक बात बताइएगा, ज़ाहिर है आपके पास केसेस आते हैं जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, जिनको इस सिस्टम का इदराक है, पता है, वो तो आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी ख़वातीन, डोमेस्टिक वर्कर्स को तो हम छोड़ ही देना, हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करते हैं जो मैट्रिक पढ़ा हुआ है, 8वीं पढ़ी हुई है और हज़ारों की तादाद में है। कराची में कितनी गारमेंट फैक्ट्रियों में कितनी ख़वातीन, और इनको एक्सप्लॉइट करना आसान है, हरास करना आसान है एज कम्पेयर टू समबडी हू इज़ अ ग्रेजुएट और अ मास्टर्स और वर्किंग सर्विंग एट अ गुड पोजीशन। इनका क्या बनता है? आपने ठीक कहा, क्योंकि इनकी जॉब बड़ी इनसिक्योर होती है। कोई अगर कंप्लेंट करेगी सबसे पहले उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, मगर थोड़ा सा लॉ में ये एक प्रोटेक्शन है कि अगर वो हमारे पास आके डायरेक्टली कंप्लेंट करती है बजाय इदारे के अंदर कंप्लेंट करने के, और उसके बाद जब हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसको जॉब से निकाला जाता है तो वो फैसला हम रिवर्स कर सकते हैं, फिर उसको इजाज़त नहीं है कंपनी को कि उसको जॉब से निकाल दें या कोई और ऐसी इंतकामी कार्रवाई करे, उसके खिलाफ वो लॉ उसको इजाज़त नहीं देता। वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और ये सब हमारी जो कंपनीज़ हैं, मतलब देर सैकड़ों कंपनियां हैं जहाँ ख़वातीन काम करती हैं, बेशक कम हो ज़्यादा हो, दैट्स अनदर स्टोरी। आर दे नॉट लाइबल कि उनके सारों के पास कोई सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करने के लिए एक डिपार्टमेंट कायम हो? मतलब हमने अपने इदारे में तो हमने देखा है कि इट इज़ देयर, हमने जियो में देखा है और हमने इतना नहीं देखा, बट आरंट दे ऑल लाइबल टू जस्ट डू इट? तो लॉ रिक्वायर्स कि हर इदारे में, छोटा हो या बड़ा हो, इनकॉर्पोरेटेड हो या नॉन इनकॉर्पोरेटेड, उसके अंदर 3 मेंबर की एक इंक्वायरी कमेटी होनी लाजमी है, जिसमें से एक का औरत होना ज़रूरी है, जस्ट मिनिमम तो एक है ना, उसके अलावा जितनी मर्जी लें, और वो औरत भी सीनियर होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि चेक रखा जाए कि क्या वाकई बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक अच्छा कदम जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया था, उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि हम आपको असेस करेंगे।
कंपनियों को, जितनी भी कंपनियां उनके पास रजिस्टर्ड हैं, आई थिंक 3-4 हज़ार, कि हम आपको देखेंगे कि वो आपने ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑब्ज़र्व किया है कि नहीं किया। हम खुद, मेरा जो इदारा है, हमारा जो इदारा है, हम इंस्पेक्शंस करते हैं कंपनीज़ की, जाके रैंडम इंस्पेक्शंस करते हैं टू मेक श्योर दैट द इंक्वायरी कमेटी इज़ प्रेजेंट। ज़ाब्ता अखलाक जिसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं, वो जो कानून में दिया हुआ है। कहाँ मिल जाती है आपको ये कमेटी? मिलती है क्योंकि अभी हम बड़े इदारों में जा रहे हैं। छोटे इदारों में इसका इदराक बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम है। मगर चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि जिन इदारों से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, हिस्टोरिकली उन इदारों से नहीं आती। अच्छा, एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी पे जल्दी से बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ख़वातीन को जो उनकी प्रॉपर्टी में से शेयर नहीं मिलता या शेयर नहीं मिलता, एक हम रिवायती तौर पर जायदाद के हुसूल के लिए या हिस्सा तकाजा करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं ख़वातीन, या फिर हर टाइम से भी होता है कि वो, और वर्किंग क्लास में बहुत होता है कि औरत ने अपनी मेहनत से मजदूरी करके जायदाद बनाई होती है और मियाँ कब्जा कर लेता है। वो आपके पास क्या केस लेके आए? वो हमारे पास किस स्टेज पे, कौन सी ख़वातीन आपके पास आ सकती हैं इस मामले में? हर औरत हमारे पास आ सकती है। कोई भी जायदाद, चाहे विरासत में आई हो, चाहे उसने खुद बनाई हो, चाहे उसके हक महर में आई हो, या अगर विरासत में से हिस्सा नहीं मिल रहा तो यकीनन हमारे पास आती हैं। हमारे पास बल्कि 70%, 60% वही ख़वातीन आती हैं जिनको विरासत में हिस्सा नहीं मिल रहा होता, और वो कोर्ट के पास भी जा सकती हैं, मगर कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, कोर्ट में एक और मसला भी है कि इतना कॉम्प्लेक्स है और डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं होते कि वो डिस्करेज होकर वापस आ जाती हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूँ, अभी एक औरत हमारे पास आई, उसके 3 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, 4 साल, 2 साल और एक तो 3 महीने का था। खामन का इंतकाल हो गया, मगर खामन कुछ जायदाद छोड़ के गया। छोटे, एक क्वार्टर था शायद, और एक आध कोई और दुकान थी, मगर उसके खामन का भाई, कज़न, वो गासिब हो गया और उसको पैसे देने बंद कर दिए। जब वो हमारे पास आई तो हमने उसको कहा कि पता दे दो ताकि हम उसका रिपोर्ट लेते हैं। उसको अपना पता भी नहीं पता था, ना कि उन दुकानों का और पता हो। मगर ये खुशी की बात है कि वो उसी मोहल्ले में थे, तो उसने कहा कि हम इस मोहल्ले में जनरली इस सेक्टर में रहते हैं, इस्लामाबाद की बात है। तो फिर हमने ख़ुद पता कराया कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स पता कराई, मुतल्लिका इदारे से रिपोर्टें मंगवाई। पुलिस का बहुत अहम इसमें किरदार रहा। पुलिस के ज़रिए हमने उस आदमी को पहले हाज़िर करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, डिफाइंट था, मगर हम फिर उसके अरेस्ट वारंट हमने जारी करवाए, तो पुलिस की मदद से उस औरत को सारा कब्जा भी वापस मिल गया और पैसे भी वापस को मिल गए। फौजी साहब, आपकी ये बातों से तो लग रहा है कि इट्स सो मच बेटर, मतलब जो लड़कियां, जो ख़वातीन इस इशू में, ख़ासतौर पे विरासत वाले इशू में, विच इज़ मैसिव इन पाकिस्तान, वो इधर ही आए। मतलब कोर्ट्स में आप कह रही हैं कि बड़ा देर लग जाती है और उसके बाद फिर अपील वगैरह भी कोर्ट में, मतलब इट कैन गो ऑन फॉर ईयर्स। इट कैन गो ऑन फॉर ईयर। एक खातून को हमने उसका हक दिलाया, 31 साल से वो कोर्ट में भाग रही थी, मगर हमारे पास एक लेवल तक लोग, एक स्टेज तक लोग आ सकते हैं अगर टाइटल बिल्कुल क्लियर है, कागज़ों में भरपूर उसका है, ओनरशिप है, तो तब वो हमारे पास आ सकती है। अगर टाइटल को कोई चैलेंज कर देता है तो फिर उसका फ़ैसला कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस की इस प्रॉपर्टी के मैटर्स में नहीं है इजाज़त, मगर हरासमेंट में है, हरासमेंट में है। लेकिन एटलीस्ट आज की गुफ्तगू से दोबारा एक, हम तो कहेंगे दोबारा, ऑल्दो पहली बार भी लोग शायद ये सुन सकते हैं दैट यू हैव अ फोरम, women and men also, you have a forum out there where you can go. फौजी साहिबा के खाने पे बुलाते हैं, घर आ जाए, मेरा बड़ा अच्छा घर है। एग्जैक्ट ये कहानी आप आजकल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर केस नंबर 9 में, जहाँ विक्टिम है सबा कमर और फैसल कुरैशी, एग्जैक्ट वो उनके बॉस हैं और उन्हें घर डिनर पे बुलाते हैं और फिर वहाँ उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं और उसके बाद अब उनका केस किस तरह से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सो बट वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वहाँ कोई एविडेंस नहीं है, मतलब इट रियली यू नीड टू रियली लुक फॉर इट बिकॉज़ देयर इज नथिंग रियली देयर। फौजी साहब, आपके पास भी इस किस्म के केसेस, अपने दोस्त शाजिब खानज़ादा की सर्टनली इस मौके पर फायदा उठाते हुए लिखा तो उन्होंने ही है, और हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज मतलब फौजी साहब वैसे उसी केस से क्योंकि हम देख ही रहे हैं, व्हेन देयर इज नो एविडेंस लाइक दैट, व्हाट डज वन डू? सो टू थिंग्स, वन, ऐसे ड्रामे बहुत अहम हैं। जब से ये 2 ड्रामे चले, एक तो शाहजेब खानज़ादा साहब का केस नंबर 9 है उनका, और दूसरा गूंज जो हरासमेंट के ऊपर जी है। इतनी आगाही हुई है कि मैं हैरान हूँ, हम सारा वक्त ये काम करते रहते हैं और शायद इतनी आगाही नहीं हुई 3 साल, और एक ड्रामे से हो गई है, क्योंकि वो एक बड़ा इन्फॉर्म्ड, बहुत ही इन्फॉर्म्ड तरीके से बनाया गया। उसमें जो मसाइल हैं वो भी बताए गए हैं और जो तरीक़ेकार है करने का, केसेस फाइल करने का, वट है, उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन है, लॉ के ऊपर भी। आपका सवाल ये था कि एविडेंस जब नहीं होता,
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हरासमेंट एक सोशल इशू है, इसका एविडेंस बहुत कम होता है, बंद कमरों में होता है, मगर लॉ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हमारे पास क्रिमिनल लॉ के जो एविडेंस के स्टैंडर्ड हैं वो नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये ज़रूर मजबूत इतना ज़्यादा हो कि उस पर कोई दरार ना हो। हम सोशल स्टैंडर्ड्स लेते हैं जिसके ऊपर लॉ इवॉल्व कर रहा है, यानी कि खातून क्या कह रही है उसको अहमियत दी जाती है। वो बाहर निकली है कमरे से और परेशान है, किसी ने उसको देखा और उससे पूछा कि भाई तुम क्यों परेशान हो, वो कहती है मुझे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मैं नहीं बता सकती। उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं आपके, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनमें हम शवाहिद ले सकते हैं और हम खुद लोगों को बुला के पूछ सकते हैं कि आपके दफ्तर में ऐसा कोई माहौल क्या है या कोई प्रेसिडेंस है, किसी ने जोक किया जो उसने डिनाई कर दिया बाद में, मगर लोग फिर उसको बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। We wish that we have I mean, we would love to, you know, talk about it. Although हम आपको पता है रेगुलरली ये बात करते रहते हैं। फौजिया वकार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, फेडरल ऑम्बड्सपर्सन ऑन वर्कप्लेस हैरेसमेंट। अच्छा जी, बहुत सी बातें कर रही हैं, लेकिन ज़रा एक जिस पे वी वांटेड टू टॉक अबाउट, आपको पता है कि एनवायरनमेंट के क्या हालात हैं। कल ये खबर तो सबने होपफुली देखी होगी कि बांग्लादेश की मुशीर माहौलियात और क्लाइमेट चेंज सैयदा रिजवाना ने माहौलियात की बेहतरी के लिए लाहौर का मॉडल जो है वो अपनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है और एक तरह से पंजाब हुकूमत की कोशिशों का एतराफ़ किया है। और पता है क्या, ज़ाहिर है हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी परसिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और बहुत अरसे से कर रही हैं, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं फाइनली और किसी ने कुछ किया है तो फिर उसकी बात भी होती है और फिर इस तरह उसका एतराफ़ भी होता है। मतलब वो नोटिस में चीज़ आ रही है बिकॉज वी आर द एंटायर रीजन इन फैक्ट इज लुकिंग फॉर आइडियाज़ कि किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज वी आर ऑल सफरिंग। तो लिहाजा एक्नॉलेजमेंट हो गई इसकी, पहुंची होगी। वो बेसिकली लाहौर के मॉडल को रेप्लिकेट करने की भी बांग्लादेश में बात कर रही थी और इस कोशिश में हम सबको अपना हिस्सा भी डालना होगा, ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को। हमारे नौजवान क्लाइमेट चेंज से कैसे लड़ें, माहौल को बेहतर बनाने में क्या किरदार अदा करें, इसकी आगाही, इसकी इंकरेजमेंट के लिए इंडस हेल्थ नेटवर्क के तहत लाहौर में एक इवेंट हो रहा है और हम मतलब लिटरली यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कूड़ेदान पड़े हैं, लेकिन हम इतने बाशऊर लोग हैं, हमने कूड़ेदान में अपना कूड़ा नहीं डालना, कूड़ेदान के बाहर डालना। बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो? yes, we all know we are like that. Anyway, ये जो हो रहा है इसका सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय द वे कराची में जरा ज्यादा देखा। क्लियर द एयर, यूथ राइजिंग फॉर क्लाइमेट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। डॉक्टर शफीक हैदर हमारे साथ हैं, CEO इंडस अस्पताल लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वेलकम। डॉक्टर साहब क्या आइडियाज़ हैं, क्या व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस इवेंट, ये सबसे पहले बता दें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे इदारे को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क, जैसे कि आपके इल्म में है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है जो बिला तखसीस मजहब, रंग, नस्ल, मिलत फ्री इलाज मुहैया करता है। अच्छा, पहले हम फर्द का इलाज कर रहे थे और अब हम कम्युनिटी लेवल के ऊपर सोच रहे हैं और कम्युनिटी को भी हक है इलाज का, फ्री इलाज का। और कम्युनिटी को जो मसले दरपेश हैं उसमें सबसे पहला जो मसला है हेल्थ के हवाले से, जो बड़ा मसला है वो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से होने वाली बीमारियां। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि इस टाइम WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है दुनिया में और पाकिस्तान में तकरीबन 2,56,256 डेथ्स हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये बड़ा सीरियस मामला है। अच्छा, हम हर साल पब्लिक की आगाही के लिए और आगे आने वाली नस्ल को एंगेज करने के लिए एक यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि हेल्थ, कम्युनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में यूथ को एंगेज करें और उनसे कहें कि जी मीरे कारवां तुम हो, आगे तुमको ही लेकर चलना है, इन मसलों का हल कि अब तुमको ही निकालना है, ये मकसद। अब पिछले कई साल से हर साल ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है। पिछले साल हमारी जो थीम थी वो नो टोबैको के ऊपर थी और इस साल की जो थीम है वो क्लियर द एयर, यूथ राइजिंग फॉर क्लाइमेट क्लैरिटी। और ये हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें मौजूद आपने बता दिया, इसमें क्या डिस्कस होगा? हकाइक डिस्कस होंगे, इसके असरात सर्टनली डिस्कस होंगे, फिर क्या इनिशिएटिव्स भी कुछ डिस्कशन में आएंगे कि क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को एक मूवमेंट बनाएं, ये सिर्फ एक हर साल मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस ना हो,
देखिए इसमें की नोट एड्रेस जो है वो अहमद राफे आलम साहब का है, जो मशहूर एक एनवायरमेंटल लॉयर भी हैं। फिर इसमें डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर इसमें शॉर्ट मूवीज हैं, फिर इसमें पैनल डिस्कशंस हैं। हमने यूथ को एंगेज किया है, स्कूल्स को एंगेज किया है। याद रखें ये फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, ये फ्यूचर, अच्छा इसी तरह से ये फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो हम इनको एंगेज कर रहे हैं हर लेवल पे। देखिए स्वीडन में ग्रीटा थर्नबर्ग है, फिर आपका मेक्सिको में ज़्यूआ है, युगांडा के अंदर बेनिसा है। तो क्या हम चाहते हैं हमारे यहाँ से भी, पाकिस्तान की भी ग्रीटा डेवलप हो, पाकिस्तान से भी एक बच्ची या बच्चा आए, यूथ आए और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं पाकिस्तान के, वो बताए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ है। और सिर्फ नेशनल कॉज ही ना हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो हमने काम किया है वो बताए और यहाँ चेंज लेकर आई। दे आर द फ्यूचर चेंज मेकर्स। वी आर होपिंग कि कुछ ऐसे आइडियाज भी डॉक्टर साहब डिस्कस हो उधर दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल। डॉक्टर शफीक हैदर, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। लाहौर में वैसे भी इंडस जो अदरवाइज काम करता है वो तो जाहिर है जितनी भी तारीफ की जाए। द मैच डे अगेन, ओडीआई सीरीज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहला वनडे हम जीत चुके हैं, 2 विकेटों से हमने फतह हासिल की थी। लिटरली आखिरी ओवर तक गेंद बड़ा ही मैच पड़ गया था, लेकिन मैंने उस दिन भी कह दिया था all's well that ends well। एंड में हम जीत गए तो हमें बस अपनी जीत याद रखनी है और आज हमें बहुत बेहतर खेलना चाहिए, लेकिन एंड में हमने जीतना जरूर है, ये कंडीशन। आज भी दूसरा मैच फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। कौमी टीम आज सीरीज अपने नाम के लिए बहुत पुरुमीद है हम उनसे, हाँ मुझे लगता है उनसे ज्यादा पुरुमीद हम होते हैं। वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, वी आर ऑलवेज होपफुल। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो ना तो हम होपफुल होते हैं। 3 मैचेस की सीरीज है, 1 हम जीत चुके हैं, बर्तरी हमें हासिल है, ग्रीन शर्ट्स। अगर आज मैच जीत जाते हैं तो बल्ले बल्ले, बेस्ट ही हो गया फिर तो जीतेंगे। T20 सीरीज के बाद ये वनडे सीरीज भी अब अपने नाम हो जाए हमारे तो बल्ले बल्ले, वाकई बल्ले बल्ले। और तवक्कुआत तो हैं मगर खदशात भी। फिर साथ ही हम ऑप्टिमिस्टिक हैं लेकिन हम थोड़े से वहमी भी हैं। ठीक है, बाय नेचर तो आपको पता ही है। नहीं, हमारी टीम ने हमें वहमी बना दिया, कुछ भी हो सकता है। देखिए बात ये जो मौसम चल रहा है ना इस वक्त मुल्क में, दुनिया में, मतलब नवंबर दिसंबर का होता है ना, ये बड़ा सेलिब्रेशन का मौसम होता है। शादियां भी हो रही होती हैं, मौसम बदल रहा होता है, गर्मी से निजात मिली होती है, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। इसमें अगर क्रिकेट में भी हम जीत जाएँ तो वो बेस्ट हो जाएगा ना। कौन है जी अभी हमारे साथ? सिकंदर बख्त, of course, सिकंदर is with us and कैसे हैं आप? अपना माइक ठीक करें। मैं करता हूं। सिकंदर, how are you? क्या हाल है? सिकंदर हमारे साथ हैं, पहले ये दिखा दें। How are you, सिकंदर? How are we feeling about today's match? हम दोनों तो बड़े, आपको पता है, हमेशा होपफुल होते हैं। आपके पास एक पूरी स्टैट्स की किताब निकल आती है, आप उसमें से देख के बताते हैं where we stand. So where do we stand today? नहीं देखो, पहले तो हमें जीत गए मैच, जैसे आप लोगों ने कहा, जो मतलब के खत्म जो चीज़ मतलब अच्छी तरीके से हो जाए, नथिंग लाइक दैट। वो फैसलाबाद में मैच हुआ, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने एक नया ग्राउंड फिर से, नया तो नहीं कहूँगा, मतलब उसको रिवाइव किया है हमने। बहुत और मैं यही चाह रहा था, मैं तो प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि दूसरे जो क्वेटा है, सियालकोट है, पेशावर है, हर जगह को, मुल्तान है, हम इनको रिवाइव करना शुरू करें। बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी क्रिकेट के लिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई, पाकिस्तान मैच जीत गया, बहुत अच्छा हो गया। अब हमने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, अब ये चीज़ एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रहती है कि हम नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। हम उन्हीं लड़कों को लेके चल रहे हैं जो T20 में थे, उन्हीं को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम कोई नए इंडक्शंस नहीं करें। नसीम शाह इस दफ़ा नया एक बच्चा लड़का, नसीम शाह नया तो नहीं है मगर उसको वापस हम लेकर आए, उसने गेंद भी अच्छी कर दिए, अच्छी बात। मगर हमारे बेंच के ऊपर कुछ लोग बैठे हैं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस मैच के अंदर हम नए बच्चों को आजमा दें, जैसे फैसल अकरम, जैसे कि फैसल अकरम है एक स्पिनर, और एक मोहम्मद वसीम है जो जिनके 15 मैच हो गए बाहर बैठे हुए। ये अमेजिंग है कि मैंने कभी इस तरह की जिंदगी में नहीं देखा कि एक शख्स पाकिस्तान टीम में या किसी टीम में 15 मैचों से बैठा हुआ, उसको आप चांस ही नहीं दे रहे, क्यों बिठाया हुआ? भाई उसको भेज दो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, वो वही खेल लेगा, कम से कम थोड़ी उसको प्रैक्टिस मिल जाएगी। देखिए मैच खेलना बहुत जरूरी होता है। हम जो बात कर रहे थे ना, जैसे बाबर ने अभी तक 88 मैच खेल चुका है पाकिस्तान की तरफ से, एक सेंचुरी नहीं की, 88 मैच। तो उसको सेंचुरी करनी है। सेंचुरी करने के लिए आपको बहुत टेम्परामेंट आना चाहिए, वो आपको मैचेस में मिलता है। हमारे दौर में जो लोग थे वो यही करते थे, मगर एक मतलब when we were growing up even, और आप
आपके दौर में भी, खैर हमारा और आपके, हमारे बड़े होने और आपका दौर तो ज़रा फ़र्क है। हाँ, तुमने क्यों मैच करा दिया? लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इवन व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, सो एक सेंचुरी वाला जो पॉइंट था ना वो बड़ा अहम होता था, एंड वी कुड सी दैट द प्लेयर्स आर स्ट्राइविंग टू स्कोर अ सेंचुरी। अब आपको क्यों, आप हमें लगता है कि 50 बना लिए, 55 बना लिए, एंड देन दे आर रियली हैप्पी एंड देन दे आर रियली सैटिस्फाइड एंड दे थिंक इट्स सफाइज। हमें महसूस होता है ऐसा, या वाकई आपको लगता, आपको भी ऐसा लगता है? एक्चुअली ऐसी फीलिंग मुझे आती है कि जैसे वो 50 करने के बाद वो अपनी जगह को उन्होंने पक्का कर लिया कि अब अगला मैच तो मेरा पक्का हो गया। अब माइट बी दैट माइट बी द फीलिंग, मतलब ये कि उसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता। जो आप बात कर रहे हो, हर बैट्समैन की ख्वाहिश होती है वो 3 फिगर्स पे पहुंचे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बड़ी अचीवमेंट होती है क्रिकेट के अंदर फॉर अ बैटर। जिस तरह के बॉलर है, अगर वो 5 आउट कर देता है तो उसको बहुत, मतलब उसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, उसके लिए मतलब खुशी होती है, जाके अपना रिकॉर्ड बुक देखता है। इसी तरह 100 के लिए है, अब वो नहीं हो रहे, दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। यही तो डिसअपॉइंटमेंट की बात है। मतलब हम इर्द गिर्द देखते हैं, मॉडर्न क्रिकेट की हम बात करते हैं, हम सेंचुरी की बात करें, ओडीआई में तो 200 बना रहे हैं। मतलब रोहित शर्मा का ही केस इन पॉइंट अगर आप ले लें, पीपल आर ट्रांसेंडिंग द 100 बेंच और वो तो 200 तक जा रहे हैं। अब बाबर आजम पे हम जो क्रिटिसिज्म तो नहीं, हमारी तो उम्मीदें टंगी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह वो सेंचुरीज बनाते थे, वी वांट इट टू कम बैक, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी क्रिटिसिज्म है, सच नहीं है। और आज वो सेंचुरी बना लेते हैं तो वो रिकॉर्ड्स तो वो तोड़ ही रहे हैं, आपको पता है, तो फिर वो और रिकॉर्ड बन जाएगा। जी हुमा, हमारे इस दौर का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो बाबर है, इस दौर का। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है और जो उसकी परफॉर्मेंस है, ही इज द हाईएस्ट रन गेटर इन T20। अभी तो वो खैर ओडीआई चल रहा है, मगर ओडीआई में और चांस मिल जाता है, ओवर्स ज्यादा होते हैं। तो हमारी इस सदी का, इस वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर है, और हम सब उसको, लोग जिस पागलों के, दे आर क्रेजी अबाउट हिम, जिस तरह उसको वेलकम किया जाता है, जिस तरह उसके नारे लगते हैं, तो ही इज अ बिग नेम। तो उनको नारे भी लगते हैं, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, तो उनको 100 करना चाहिए, उनके दिल में होना चाहिए। आई एम 100% श्योर होगा, मगर वो नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, अपने स्कोर्स को आगे की तरफ नहीं बढ़ा पा रहे, तो वो बड़ा सैड है। आई फील सैड टू। क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए नहीं हो रहा, ये मेरा जहन कह रहा है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वो एक्टिव नहीं है। देखिए, क्रिकेट जो है नेट्स के अंदर नहीं सीखी जाती इतनी, जितनी कि आप मैदान में खेल कर सीखें। आप समंदर में तैरना चाह रहे हैं, आप स्विमिंग पूल पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते, आपको समंदर में and we have discussed this point multiple times that, you know, a lot of players, if they need to get their form back, they would have to go back to the domestic cricket. 4 रोज़ा क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उससे बेहतर होंगी। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी बैटिंग खासी लंबी चलती है और हमें एक आध बैटर कम कर देना चाहिए फॉर टुडेज मैच? देखो, हम 8 बैट्समैनों से खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा है। 8 बैट्समैनों में से एक बैट्समैन है हसन नवाज, जिसका नंबर ऊपर होना चाहिए, या तो 4 हो या वो 5 हो, मगर 4 पे he's not been able to score as well. सर 168 170 कल मैंने निकाल के उनका रखा हुआ, ये कहीं लिखा हुआ रखा है 168 ऐसे कुछ रन्स हैं उनके, 163 in 18 innings, which is not good। अब उस बच्चे का भी आई फील सॉरी फॉर हिम कि वो 7वें पे आ रहा है, बट ये उसका नंबर नहीं है। या तो 4 पे बैटिंग करे, 5 पे बैटिंग करे, वो नहीं करे, ऊपर वाले छोड़ते नहीं अपनी जगह, ये एक बड़ा मसला है। तो अब इस बच्चे को मेरे हिसाब से, ही इज अ वेरी यंग गाय, उसको भेजते हैं आप डोमेस्टिक के अंदर। अगर आपको यूटिलाइज नहीं करना चाहते, एक स्पिनर को खिला दे, जो फैसल अकरम में बार बार बात कर रहा हूँ, हमने एक सुफियान को खिलाया, वो गायब नहीं, तो हम हसन को ऊपर ले आए और ऊपर से किसी को कम कर दें, आपको लगता है? नहीं हो सकता है ना, अगर रिजवान राजी हो जाए कि चले मैं नीचे खेल लेता हूँ बच्चे। ये हमारे बड़े सीनियर खिलाड़ी ये नहीं कर रहे कि भाई बाबर है। सिकंदर, ये आपने जो बात की, अगर रिजवान राजी हो जाए, रिजवान का नंबर ही वही है, मतलब ये राजी का क्या है? मतलब दिस डिसीजन शुड बी मेड के कौन किधर खेलेगा, और फिर बाकी लोगों के नंबर भी आगे पीछे हो सकते हैं। नहीं, हुमा, होता ये है कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो एक सीनियर प्लेयर बन जाए, बड़ा प्लेयर, जैसे कि हमारे यहाँ बाबर है, रिजवान है, फखर है, ये सीनियर है, आगा है, ये सीनियर है। अच्छा, इनको आप ऐसे उठा के बोल नहीं सकते यार जाओ आज तुम 7वें नंबर पे जाओगे, ऐसा नहीं होता। कोच उनके साथ बैठता है, उनसे बात करता है कि यार देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि उस लड़के को चांस मिल जाए, तुम थोड़ा नीचे अपना बैटिंग ऑर्डर कर दोगे। यू हैव टू टॉक टू देम। आप ये नहीं कर सकते एक सीनियर खिलाड़ी को उठा के बोले कि बाबर आज आप जो है 8वें नंबर पे जाएंगे, ये यू कांट डू दैट। आपको उसको लेके चलना। अंडरस्टैंडेबल, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट मैच
एक एक्सपेक्टेशन तो इन बड़े खिलाड़ियों से भी हो सकती है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे वेयर द कोच इज कमिंग फ्रॉम, दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। नहीं, द कोच शुड टॉक टू देम ना, कोच है, कैप्टन है, जो टीम मैनेजमेंट है, दे शुड टॉक टू हिम कि देखो बेटा हमें इस लड़के को चांस देना है, हमें उसको मौका नहीं मिल रहा, तुम ऐसा करो। हम करते थे हमारे दौर में पूरी। और नए कप्तान भी तो है ना जी, नए कप्तान एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मतलब वो भी तो कर सकते हैं ना ये बात कि मैं आई वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली। वो शुरू में इतना ज्यादा नहीं चेंज या ऊपर नीचे चीजें करना चाहेंगे। देखिए इस टीम में 4 कप्तान खेल रहे हैं, बाबर भी कप्तान रह चुके हैं, रिजवान भी रह चुके हैं, आगा भी कप्तान है और शाहीन कप्तान है, 4 कप्तान खेल रहे हैं। तो इस वक्त जो है 4 कप्तान है, वो बात नहीं है कि एक बहुत ही पावरफुल किस्म का कोई वसीम अकरम बैठा हुआ है वहां पर, इंजमामुल हक बैठा हुआ है कि जो आकर बोले कि जी आप ये करो, मैं ये चाहता हूँ आप ये करो, ऐसा कोई चीज नहीं है, सब बराबर हैं इस वक्त। तो ये भी एक फैक्टर है कि सारों के जो स्टेटस है वो तकरीबन इवन है, तो इसलिए कोई आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। मगर फॉर द टीम से आपको कोच को बैठ के इनसे बात करनी चाहिए कि थोड़ा सा रीशफल कर लो, ऊपर नीचे कर दो। मैं तो ये चाहूंगा कि आप उसको रेस्ट देके। अच्छा, आज के मैच में क्या होना चाहिए, क्या तरतीब होनी चाहिए और क्या तब्दीली होनी चाहिए? मैं समझता हूँ नसीम शाह को थोड़ा रेस्ट देके, शाहीन तो कप्तान है उसको नहीं दे सकते, नसीम शाह की जगह वो वसीम बाहर बैठा हुआ है, हारिस रऊफ को तो 2 पाबंदी लगी हुई है 2 मैचों की, वो नहीं खेल सकता। हारिस रऊफ को 2 मैच पाबंदी है। अच्छा, तो उसको वो नहीं खेल सकता, तो आप नसीम शाह की जगह उसको खिला लें, जो इतनी देर से बेचारा मोहम्मद वसीम बैठा हुआ है, उसको चांस दे दें, फैसल अकरम को चांस दें। इसी तरह आप लड़कों को बनाएंगे ना, वरना हमारा फ्यूचर क्या है। साइम से हम जो है ना, साइम जाहिर है हमारे लिए बड़ा एक एसेट के तौर पर सामने आए थे, फिर इंजरी का शिकार हो गए, अब ऐसा लगता है वो अपनी फॉर्म बहाल करने में कामयाब हुए हैं। अब वो ऑलराउंडर बन गए हैं, लेकिन ऑलराउंडर भी इन अ सेंस कि उन्होंने 8 ओवर किए थे पिछले मैच में, मतलब बहुत ज्यादा ओवर कर रहे हैं वो। इज दिस द राइट वे टू गो अबाउट इट कि ओपनर भी पूरा एक फंक्शनल ऑलराउंडर हो? मतलब बर्नआउट के यहाँ सीरियस हो सकता है इशू। नहीं, बर्नआउट का इसलिए नहीं हो सकता। देखें ये एक टीम के लिए बहुत बड़ा एक कह रहे हैं कि अच्छी बात होती है कि उसके पास ऑलराउंडर्स हैं, कोई ऐसे लड़के हैं कि जो वक्त पे मौके पे बॉलिंग करा लें, ये बहुत अच्छी चीज होती है। इसी तरह अगर कोई बॉलर है बैटिंग कर लेता है जाके, जैसे नसीम शाह ने हमें कई मैचेस जिताए आखिरी में आके 2-3 छक्के लगाकर, ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है। मगर आपको जैसे मैंने कहा इस प्लेयर को लेके चलना चाहिए, कोच का काम है, कप्तान का काम है, देखेंगे वो थक तो नहीं रहा, वो थोड़ा सा इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो उसको फिर आप ना बॉल कराएं या उसको नीचे नंबर करें, ये हो सकता है। मगर उसमें वही चीज है कि जो कोच होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हर लड़के को वो देख रहा है कि उसका क्या बॉडी, उसकी क्या जवाब, थक तो नहीं रहा वो, तो फिर वो उसको कह सकता है कि आप कम ओवर कराओ, उसको नहीं कराओ। मगर इट्स अ वेरी गुड एडेड एडवांटेज फॉर अ टीम। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशकिस्मत होती है टीम जिसके पास इस किस्म के बॉलर्स हों कि जो बैटिंग भी कर रहे हैं और अचानक आके 2-4 ओवर 5 ओवर करा के वो टीम को फायदा दें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मगर हमें चेंज करना चाहिए, हमें जरूर फैसल अकरम को आज खिलाना चाहिए, नीचे से एक और फास्ट बॉलर को खिलाना चाहिए, अदरवाइज हम फिर इन्हीं लड़कों में फंसे रहेंगे। तो देखते हैं कि आज वो होता है कि नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका चिकू, थैंक यू सो मच। 3 बजे होगा आज शुरू और चलेगा रात तक, आपको पता ही है चलता है। तो दिल हमारा ये है कि हम जीत जाए। मतलब फैसलाबाद का पिछली बार हाउसफुल था और व्हेन वी वन इट वाज लाइक सच अ ट्रीट टू वॉच एज वेल। बहुत से और भी बड़े रीजंस हैं, बट वी शुड विन इंशाल्लाह। अच्छा जी, अच्छा कमिंग बैक टू ज़ोहरान ममदानी, क्यों हमारा फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं आजकल दुनिया का फेवरेट टॉपिक बने हुए हैं, क्योंकि आपको पता है वो अमेरिका के दिल और सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और सबसे कम उम्र मेयर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं। अच्छा, अबाउट अब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का क्या मौक़िफ़ था वो तो हम सब पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी काइंड ऑफ ये एक्सेप्ट किया है और उन्होंने भी मशवरा दिया है कि ज़रा गुस्से को ठंडा रखें और वाशिंगटन को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखें। एनी अदर वे एक्सेप्ट तो करना ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली क्या कहा है, मतलब इनकी जीत के बाद किस तरह से इज़हार ख्याल किया है। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने सुन ही लिया। अमेरिका में नई तारीख तो डेफिनेटली रकम हुई है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग यू नो टू वॉच फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। और फिर खास तौर पे क्योंकि आपको पता है कि मुखालिफ उम्मीदवार जो थे बाकी सारे, एंड्रयू कोमो केस इन पॉइंट, उनको सदर ट्रंप की वाज़े हिमायत हासिल थी और वो भी उनको ना जितवा सकते। ना सिर्फ उनको सदर ट्रंप की वाज़े हिमायत हासिल थी, इससे पहले हम 26 अरब पतियों का भी जिक्र कर चुके हैं घंटे में हमने किया था। बहुत मेजर फंडिंग
इनको हासिल थी। और इससे पहले इवन शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जब मेहमान थे ज़ोहरान ममदानी, एंड्रू कुओमो के बारे में उनसे सवाल किया गया कि ज़ाहिर है उनसे आपका मुकाबला मुतवक्के है और किस तरह से आप मैनेज करेंगे सदर ट्रंप की मुखालफत भी। और उन्होंने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को भी जो लोग फंड करते हैं या सपोर्ट करते हैं वही एंड्रू कुओमो के भी स्पॉन्सर्स हैं। और उसके बाद वो बात हकीकत भी बनकर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने एंड्रू कुओमो की हिमायत का ऐलान कर दिया इंस्टेड ऑफ अ रिपब्लिकन उम्मीदवार। देखिए कितना मतलब कि एक डेस्परेट मेजर्स लिए जा रहे थे लेकिन काम कुछ नहीं किया। ये जो हम आपको तस्वीर अभी इससे पहले दिखा रहे थे ना, ज़ोहरान ममदानी और उनकी जो वाइफ हैं जिनसे उनकी पिछले साल शादी हुई है, दिस कपल ट्रूली रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क। If you've been to New York, if you've read about it, if you've seen it in movies, it's such a cosmopolitan place with religions and cultures of the entire world कि it makes sense for ज़ोहरान ममदानी to be representing that city, क्योंकि वो खुद इतनी मल्टी एथनिक हिमसेल्फ है। शादी उनकी एक सीरियन आर्टिस्ट, उनकी अपनी बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ, साथ उनकी जिससे शादी हुई है। मतलब वो कपल जो है वो एक परफेक्टली एम्बॉडी करता है द स्पिरिट ऑफ द सिटी। इसलिए वो बहुत ही मतलब ऑब्वियसली इसीलिए उनको वोट भी मिले और वो जीते भी हैं, बिकॉज वहाँ की पब्लिक भी, आवाम भी ये समझती है कि दिस मैन एंड दिस फैमिली, दिस कपल कैन रिप्रेजेंट अस एंड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम्स। अच्छा, जाहिर है जिनसे इनकी शादी हुई वो तो कपल इटसेल्फ, लेकिन इनके वालिदैन का जो कपल है वो और उनकी औलाद है पीछे से चले आ रहे हैं ना। हाँ, और वो भी इट ट्रूली रिप्रेजेंट्स व्हाट न्यूयॉर्क इज। और हम इस पे मज़ीद भी बात करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपको पता है कि ये जीत कितने ही नौजवानों को इंस्पायर करेगी टू बी देयर, टू गो देयर, टू एटलीस्ट ट्राई फॉर इट। जो नौजवान ये सोचकर घर बैठ जाते थे या बैठ जाते हैं, हम अभी अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि नहीं, दे डोंट स्टैंड अ चांस, they do stand a chance. I mean, if you don't try, what do you know whether you stand a chance or not? तो at least try तो करें। although इनकी उम्र मतलब he is really the youngest mayor ever elected. He's what 33, 34. तो तब तक तो अभी आप अपने आप को ज़रा समझ रहे होते हैं, अपने पैर जो हैं वो जमा रहे होते हैं, बट ही वेंट अहेड एंड डिड इट। इस पे हम मज़ीद बात करना चाहते हैं। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर आवर गेस्ट। बट अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारी गेस्ट हैं। हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर मिनहास मजीद साहिबा ने, पेशावर यूनिवर्सिटी से हैं। शी इज़ विद अस। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहते हैं जिस पे एक्चुअली एक जवाब भी फायर भी आया सदर ट्रंप की तरफ से, जब इनका ये कहना था ज़ोहरान ममदानी का टर्न अप द वॉल्यूम। What did he actually mean? मतलब he said कि I have 4 words for you and he said turn up the volume. Turn the volume up. हाँ. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. मैं तो यही कहूँगी जी कि हिस्ट्री जो है चेंज हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स की। इनिशियली जब इनकी कैंपेन हो रही थी तो nobody was expecting कि वो मेयर इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जितना कोशिश की उनके जो प्रीवियस मेयर थे और बाकी उनके साथियों ने, आई मीन दे स्पेंट मिलियन ऑफ डॉलर्स कि किसी तरीके से उनको हराया जाए, लेकिन उनका जीतना और फिर एक ऐसी जगह से, न्यूयॉर्क से, कि जहाँ पे मुमकिन ही नहीं था, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम द इमिग्रेंट्स कम्युनिटी एंड पर्टिकुलरली दोज पीपल हु बिलीव कि उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनके जो इश्यूज़ हैं देयर शुड बी समवन हु कैन एड्रेस देम। तो ममदानी साहब का ये बहुत क्लियर मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि अब जो फ्यूडल्स हैं या फ्यूडल पॉलिटिक्स है वो नहीं चलेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर हम देख रहे थे इलेक्शन से पहले जो हुआ, उसके बाद सदर ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को ज़रा इज्जत दें, कम गुस्सा करें, बड़ी एग्रेसिव स्पीच उन्हें लग रही थी। कितना मुश्किल होगा न्यूयॉर्क के मामला चलाना ज़ोहरान ममदानी के लिए? आपको लगता है कि अब इनकी जीत के बाद जो इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन थी वो इनके कारवान का हिस्सा बनते जाएंगे या सब उसी तरह चलेगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर हिम? आई एम सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन का पहला हिस्सा नहीं सुन पाई, लेकिन मैं एक बात कहूँगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो वो
जिस तरह भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टेट्स की और ख़ासकर जो मेजर सिटीज़ हैं उनकी पॉलिटिक्स को हम देखते हैं तो वहाँ पे पीपल डिसाइड देयर फेट। यहाँ पे अगर हम लोग ममदानी की पॉलिटिक्स को भी देखें या उनकी जो इनिशियल कैंपेन थी, दो ही इज़ डेमोक्रेट, लेकिन वो डेमोक्रेट सोशलिस्ट है और ऐसा उनका कोई इलेक्शन मोटो नहीं था या स्लोगन नहीं था, बट उनकी जितनी भी हम लोग तकारीर सुन लें या वो बात जब करते थे तो वो प्रोग्रेसिव पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बात करते थे। फिर ये है कि ही बिलीव्ड इन एंड ही स्टिल बिलीव्स इन पीपल पावर्ड न्यूयॉर्क सिटी, कि वहाँ जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी हो, वर्किंग क्लास जो है वो पावरफुल हो। इसी तरह वो फ्री चाइल्ड हेल्थ केयर की बात करते हैं, फ्री बस सर्विस की बात करते हैं। फिर a lot of his references during the campaign were from South Asia as well, चाहे वो उनकी विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हो या उनकी कैंपेन में रमीज राजा का जिक्र हो या लिटरली रोटी कपड़ा और मकान की बात करना हो। प्रोफेसर साहिबा, लेकिन हम ये एक डिफरेंस आपसे पूछना चाहते हैं। इनफैक्ट हमारे पास इस जीत के बाद जो गेस्ट आए हैं, वी डू ट्राई टू गेट एन आंसर फॉर दिस। एक होता है पॉपुलिस्ट मूवमेंट होती है, ऑब्वियसली ज़बरदस्त किस्म का इनको बैक किया गया है। द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क जो हैं उन्होंने वो चाहते थे कि एक डिफरेंस हो, एक जो हमें समझ सके। आप कह रहे हैं रेंट्स वगैरह हम कम करेंगे, ईजी लाइफ जो है उसका वादा एक किया गया। हमारे यहाँ जब कैंपेनिंग हो रही होती है, हमने पाकिस्तान में देखा है, तो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, एंड में जाके कुछ निकलता है नहीं निकलता, दैट्स अनदर स्टोरी। क्या वुड ही बी पुट टू टास्क ममदानी फॉर everything that he has promised, and he won the vote, but now he has to do it, he has to prove it? Well, of course I would say that he is going to prove it, because जब हम लोग वो क्लास डिफरेंस की बात यहाँ पे जब मैं कह रही हूँ कि वो डेमोक्रेट सोशलिस्ट हैं, तो वो क्लास की बात कर रहे हैं, एंड पीपल हैव चोजन हिम, इलेक्टेड हिम, सो उसने डिलीवर करना है। और दूसरी ये बात आप जहन में रखिएगा कि अमेरिकन सोसाइटी एज अ होल अगर देखते हैं तो क्रॉस कल्चरल और क्रॉस रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ पे लोग जो हैं वो आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं। सो ऑब्वियसली अगर लोगों ने उनको इलेक्ट किया हुआ है, मतलब वो एक आम सिटीजन थे या म्यूज़िक के एक बैंड से ताल्लुक़ रखते थे, बट ही मस्ट हैव डिलीवर्ड। और उनको पता है कि अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है इट विल एंड हियर। सो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू प्रूव दैट। दूसरी बात आप ये देखें कि जब मैं क्लास डिफरेंस की बात कर रही हूँ तो ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स वर्किंग क्लास रादर देन द एलीट। वो कह रहे हैं कि जी अगर टैक्सेस जो हैं इंक्रीज होगा तो उनके ऊपर जो मतलब जो टॉप अर्नर्स हैं $1 मिलियन से जिनकी ज़्यादा अर्निंग है, तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू वर्क ऑन दैट। और आई एम वेरी श्योर कि पले बड़े वो यहाँ पे हैं, उनका जो एजेंडा है या गोल है वो डिफरेंट है। पहले आते थे, जितने भी मेयर्स आते थे वो पुलिसिंग पे और क्राइम्स पे, इन पे ज़्यादा जोर देते थे। लेकिन जब आप लोगों के मसाइल को देखते हुए एक कैंपेन चलाते हैं एंड यू एम टू deliver that to the people of that city or constituency, तो obviously वो आपको आगे भी इलेक्ट करेंगे। एंड आई एम श्योर बिकॉज वो खुद एक इमिग्रेंट हैं, एक नॉन क्रिश्चियन है, रिलीजियस माइनॉरिटी कह दूंगी, तो वो उन मसाइल का उनको भी सामना हुआ होगा जिसका well this will be something to watch and study actually, क्योंकि यही जो कहा जा रहा है कि मतलब in the last 50 years अगर देखा जाए तो इस तरह डिसरप्ट नहीं हुआ मामला जिस तरह ममदानी के आने से हुआ है, बिकॉज उनकी जीत इज डेफिनेटली एन आई ओपनर फॉर ऑब्वियसली द अमेरिकन्स बट आल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिन्हास मजीद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी पूरी आवता आपके साथ जारी है और आज हमारे साथ हैं मेहमान जिम्बाब्वे से
और ग्लिच है इनका नाम। ये स्ट्रीट स्टाइल डांसर हैं और इनका ताल्लुक भी बैले बियॉन्ड बॉर्डर से है और ये जिम्बाब्वे से हैं, तो लिहाजा We would like to welcome him हमें to लगता है पूरी दुनिया पाकिस्तान आई हुई है। So welcome to our show. How are you and how does it feel to be in Pakistan? Well, I'm happy and thank you for having me here. And Pakistan is like cool, crazy good. Yeah. It is very cool. Glitch, and would you please tell us a bit more about your style of dancing? What kind of music or rhythms do you dance to? And how did you get into it? How did you get into dancing? Well, it's really long, so I'm just gonna cut it short. I do hip hop and animation. I can also do improv mostly. Yeah, we can say mostly I do improv. It just depends on where I'm dancing and who I'm dancing for. But yeah, I started dancing when I was a little bit young, maybe 15, 16-ish in high school. Okay. Yeah. So is it like a very popular expression of art in Zimbabwe? No. In Zimbabwe, the dance form? No. No? No, it's not. It's not? Yeah, it's not. So when you started, did you have to like fight your way through and, you know, get people to watch because it's different and it is admired in the rest of the world at least? Well, to be frank with you, I can say I'm still fighting my way through. I'm not yet done though. Yeah, I'm still fighting my way through. But so how did your community respond when you started dancing? What was the response of your community in Zimbabwe? Well, they like it. They like it. I have people supporting me from the place where I grew up. Just a few people supporting me, and I have friends also supporting me. I've like. Well, now you're here on a global stage. We would also like to, so you have made your way. So, and now we would like to ask you that what were your first impressions of Karachi, Pakistan? Did anything surprise you? Did you find anything similar, extremely contrasting? Well, I can say being here is good, really. Like, I just love the energy, even from the airport, even, like the hospitality. I also understand the culture as well because my parents are Muslim, so yeah, I understand that. So oh, lovely. Then you would identify. Yeah, I was like, okay. Let us stay with us. Let us translate a little bit for our viewers. अच्छा, interesting बात ये है कि जहाँ से ये आए हैं ज़िम्बाब्वे में, वहाँ भी कोई इतना challenges थे, अभी भी इनको अपने आप को मनवाना पड़ता है। ये बात मुझे बड़ी same और similar लगी पाकिस्तान में। मतलब कुछ ऐसे arts होते हैं हमारे, जैसे dance form for that matter, अभी भी हमें लोगों को मनवाना पड़ता है कि it's an art form. अगर कोई डांस कर रहा है तो उसको इतना आसान नहीं है, इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती, तो इनके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ है। मतलब हमारे जैसे चैलेंजेस और मुल्कों के भी हैं। So Tanaka, did you go to a dance school? Are there dance schools in Zimbabwe? There is dance schools, maybe, I'm not sure, but I never been to a dance school. And from where I grew up in, there is no dance school. I think I'm the first one who's going to like make one, yeah. Tanaka, we would put you to test, and we would like you to teach us in 30 seconds any of your dance moves. So if you asked to teach anybody any of your dance moves in 30 seconds, how would you do that? What move would it be? While sitting. While sitting. Personally, I would use your imagination because me and my friends, we use what we call the imagine everything prompt. You understand? So yeah. Just use your own imagination to make something crazy out of it. So what kind of music compels you to move to it? What music do you like? Any music. I remember yesterday at the university, Madrasa University, something like that. Yeah. Yeah. I danced to like Pakistani music. So yeah. Okay, we have that kind of music as well, where you can feel like moving. Even we feel like moving. Yeah. Not that we can though. But lovely, very nice. So what will your performance be like when you do it on stage? Well, it's mostly about the people who are watching. It depends on who I'm dancing for. If I feel like, oh, there's many people, or older people, or younger people, I'll just think of something to do before I go on stage. Like, I just think of something right there.
Great. Best of luck. And yet we would also like to tell you that we have some great indigenous form of dancing here. We have Bhangra, we have Atan, we have so many other. So you can also try your hands on them as well. I really want in addition to you, I really want your improvisation and, you know. Best of luck. Enjoy yourself while you are here, and hope that you make a lot of friends and you come back to Pakistan. Thank you so much. अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये है कि आप ज़रूर मतलब देयर इज़ सो मच वैरायटी हैपनिंग इफ़ यू आर इन कराची. अगर आप कराची विजिट भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं. रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे और मज़ा ही आएगा, बिकॉज ये आम चीज़ें नहीं है ना, ये होता नहीं है इस तरह. और यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे लोग. देयर इज़ ड्रामा, देयर इज़ आर्ट, देयर आर एग्जिबिशंस, देयर आर वर्कशॉप्स, यू नेम इट, सब कुछ हो रहा है. अच्छा जी, हम आपसे इजाज़त लेंगे. वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह. हैव अ ग्रेट डे. बाय.